हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएससी स्टडी विद उदय में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री का एंशियंट पार्ट। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे मानव प्रजाति के उदय से, यानी इंसान किस वक्त में पृथ्वी पर मानव प्रजाति की शुरुआत हुई, वहाँ से हम आपकी एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो टाइम पीरियड एक इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो टाइम पीरियड में हम दो तरह के टाइम पीरियड को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी, और ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व। देखिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी जो अभी वक्त चल रहा है, वो वक्त जितना बड़ी संख्या में होगा, जैसे अभी 2024 है तो 2024 इज़ अ प्रेजेंट, बट अगर हम 2013 की बात करें तो वो पास्ट हो जाएगा। यानी अगर सन घट रही है तो वो पास्ट है, लेकिन ईसा मसीह पूर्व के बारे में अगर हम बात करेंगे तब ये बन जाएगा, अगर मैं कहूँगा कि 2000 ईसा पूर्व में और 3000 ईसा पूर्व में, 2000 ईसा पूर्व ज़्यादा पास का हमसे, हमारे आज के दौर से बात करें 2000 ईसा पूर्व पहले आएगा, पहले हुआ होगा, और 3000 ईसा पूर्व उससे पहले हुआ होगा। ओके, तो आपको समझ आया होगा। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म के शुरुआत से, जन्म वाले दिन से ही। ओके, तो सबसे पहले है पृथ्वी की शुरुआत कब हुई। पृथ्वी पे माना जाता है कि 4600 मिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पहले वो एक आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी होती है, फिर वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा होती रहती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, एक पृथ्वी जिसमें वायुमंडल का निर्माण होता है, और कई प्रक्रियाओं के बाद एक फुल पृथ्वी का एक निर्माण होता है। ठीक है, और जो पृथ्वी के अंदर भी जीवन की शुरुआत है, पहले पृथ्वी 4600 मिलियन साल पहले बनती है, फिर उसके बाद 3500 मिलियन पूर्व जो है वो क्या बनती है, उस पर जीवन की शुरुआत हो जाती है। ओके, यानी जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन जीवन की भी शुरुआत होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों के जीवन की शुरुआत हो रही है। सिर्फ जीवन की शुरुआत हुई, किस तरीके के जीव जंतु थे, क्या थे, इसका कोई वो स्रोत नहीं है जानने का। लेकिन ये कहा जाता है कि जो पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत सबसे पहले जलीय जीवों के तौर पर हुई, यानी जो सबसे पहले जो जीव बने वो पानी के अंदर बने थे। ओके, फिर हमारा सबसे पहले जो जीवन की शुरुआत के बाद जो सबसे पहला काल आया वो कहलाया जुरैसिक काल। जुरैसिक काल आपको पता है, सबसे पहले माना जाता है कि इंसानों से भी पहले इस दुनिया पर, मतलब दुनिया पे नहीं, मतलब पृथ्वी पर जो डायनासोरस होते हैं उनका राज था, यानी वो थे। फिर दुनिया तबाह हुई, डायनासोरस के लिए कहा जाता है कि उल्का पिंड आके पृथ्वी पर गिरे और डायनासोरस प्रजाति का अंत हुआ। तो जो डायनासोरस प्रजाति ही है वही है जुरैसिक काल। ठीक है, जुरैसिक काल क्या है, डायनासोरस का पीट, और इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं कि जो डायनासोरस इतने साल पुराने थे या उसके कोई अवशेष मिले होंगे हमें, डायनासोर से संबंधित उनके जीवाश्म मिले होंगे इतने पुराने किसी जीव के, तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं। तो ये मिले थे 2012 में छत्तीसगढ़ के शंकरपुर गांव में। ठीक है, शंकरपुर गांव में बहुत पुराने अवशेष मिलते हैं। वो माना जाता है कितने पुराने थे, 200 से लेके 145 मिलियन वर्ष पहले के अवशेष थे। ठीक है, और एक किस तौर के अवशेष थे, वृक्ष अवशेष थे, यानी पेड़ों के जीवाश्म के तौर पर हमें प्राप्त हुए थे। तो जुरैसिक काल 200 से 145 मिलियन साल पहले का माना जाता है, और इसमें की खोज छत्तीसगढ़ के शंकरपुर गांव में 2012 में होती है। अब इसके बाद शुरू होता है मानव युग। मानव युग मतलब जहाँ से इंसानों की उत्पत्ति की शुरुआत होती है, और मानव यानी मनुष्य, हम लोग कहाँ से शुरुआत होते हैं उसके बारे में शुरुआत होती है। सबसे पहले आते हैं होमोनिड्स। हमारे पूर्वज कौन है, होमोनिड्स। होमोसेपियंस भी हमारे पूर्वज माने जाते हैं, लेकिन होमोनिड्स मानव इंसानों की तरह दिखने वाले पहले व्यक्ति थे जो इंसानों की तरह दिखते थे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हमारे इंसानों के ही पूर्वज थे, लेकिन ये कहा जाता है कि होमोनिड्स सबसे पुरानी स्पीसीज है। ठीक है, और ये दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के तहत पाए जाते थे, और इनके जो जीवाश्म हैं, इनके अवशेष हैं, वो 60 लाख वर्ष पहले के अवशेष हैं। ओके,
फिर उसके बाद जो सबसे करीबी, इसके बाद जो आता है जो सबसे करीबी प्रजाति है इंसानों से जुड़ी हुई, मतलब इंसानों की तरह जो दिखते थे, इंसानों से उनके जीवाश्म मिलते हैं, वो है ऑस्ट्रोपिथिकस। ये 55 लाख से लेके 15 लाख पुराने तक माना जाता है ये रहे, इस साल के बीच में रहे, और ये दक्षिणी अफ्रीका में मिलते थे। यानी ये कह सकते हैं होमोनिड्स से ही ऑस्ट्रोपिथिकस आए, और ये कितने साल पुराने थे? 55 से 15 लाख साल पहले तक। और जो इनके दिमाग का आकार था वो 400 सेंटीमीटर क्यूब था। यानी आप मान सकते हैं कि उनका दिमाग कितना बड़ा था, 400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। और ऑस्ट्रोपेथिकस कितने साल पुराने हैं? 55 लाख साल पुराने हैं। और ये आप चित्र में दिख रहा है तो थोड़े इंसान और थोड़े बंदर की तरह दिखते थे। ओके। और इसके बाद आते हैं होमो हॉबिलिस। होमो हॉबिलिस जो है वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इंसानों की तरह फुल टू फुल देखते थे। मतलब इन्हें कहा जाता है सबसे पहला मानव। इन्हें क्या कहते हैं? सबसे पहला मानव। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी तरीके से इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन ये विकसित नहीं थे, ये थोड़ा झुककर चलते थे। और इनका जो साल है और इनके अवशेष जो मिले हैं वो 20 से 15 लाख साल पुराने हैं। और इनका दिमाग 500 से 700 ये लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर था। और एक कुशल मनुष्य थे, मतलब शरीर के तौर पर ये विकसित हो चुके थे, लेकिन दिमाग अब भी विकसित नहीं था। एक कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी पहनते थे, यानी इन्हें कोई चीज़ों का ज्ञान नहीं था। ये सिर्फ शारीरिक तौर पर विकसित मनुष्य थे, मानसिक तौर पर नहीं। फिर इसके बाद आते हैं होमो इरेक्ट्स। जो होमो इरेक्ट्स हैं वो थोड़े तौर पर दिमागी तौर पर विकसित होते गए। ठीक है। होमो हॉबिलिस पहले मानव तो थे, लेकिन वो दिमागी तौर पर विकसित नहीं थे। लेकिन होमो इरेक्ट्स दिमागी तौर पर भी विकसित थे, और उन्होंने आग की खोज भी की थी। तो आग की खोज किस मानव प्रजाति ने के किस पूर्वज ने की? होमो इरेक्ट्स ने की थी। ठीक है। और ये लोग, इनके जो अवशेष हमें मिले हैं अभी तक, वो सात चीन में मिले हैं, साउथ एशियन देशों में मिले हैं, जॉर्जिया, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, यहाँ तक इनके अवशेष मिलते हैं कि इन देशों के अंदर होमो इरेक्ट्स पाए जाते हैं। और ये 18 से 16 लाख वर्ष पुराने इनकी खोपड़ियाँ मिली हैं, जिनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया में रहते थे। ठीक है। इन क्षेत्रों में थे, और वहाँ से वो और जगहों पे भी फैले। और इसके अवशेष भारत में हमें कहाँ मिले हैं? 1982 में नर्मदा नदी के किनारे हमको हथनोरा एक गांव है, शहर है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर हमको ये मिले हैं। ठीक है। इसके अवशेष मिले, भारत में मिले हैं, मतलब और देशों में भी मिले, भारत में नर्मदा नदी के किनारे पर मिले हैं। और ये मानसिक तौर पर भी विकसित थे, क्योंकि इन्होंने आग की खोज की, तो साफ तौर पर ये मानसिक तौर पर भी विकसित होंगे। ओके। वो जो है अगला है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को पूर्ण रूप से भारत, मतलब मनुष्यों का पूर्वज कहा जाता है, मानव का पूर्वज कहा जाता है। कभी भी आप पढ़ेंगे, आपसे पूछा जाए कि मानव और इंसानों का पूर्वज कौन है, तो वो होमोसेपियंस है। ओके। और ये सबसे आधुनिक मानव के पूर्वज हैं। 230 से लेके 30,000 वर्ष पहले तक। देखिए जो ऊपर दिए गए जितने भी से प्रजातियां थी मानवों की, वो लाख साल पहले की है, लेकिन ये सबसे आधुनिक मानव थे 230 से लेके 30,000। ये पूर्ण रूप से विकसित थे, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। और यहाँ तक आकर वो शिकार करने से लेके आग का खोज से साथ साथ ये भी जान गए थे कि आग का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना है, कब करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है। और धीरे धीरे इनके मस्तिष्क भी क्या हो रहे हैं? बड़े होते गए। और अब इनका मस्तिष्क होमोसेपियंस का कितना हो गया था? 1200 से लेके 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो गया था। होमोसेपियंस के जो अवशेष हैं वो श्रीलंका में भी मिलते हैं, जर्मनी के कुछ क्षेत्रों में भी मिलते हैं। और जहाँ श्रीलंका में जहाँ पूर्ण अवशेष, यानी पूर्ण रूप से इनकी खोपड़ियों के अवशेष मिले हैं, वो श्रीलंका के फायान में मिले हैं। जिस जगह पे मिले हैं उस जगह का नाम फायान है। और इन्हीं के काल से शुरुआत होती है पुरापाषाण काल की भी। ठीक है। यहाँ से इंसानों के जीवन की शुरुआत होती है, और यहाँ से हम पढ़ेंगे कि इंसानों ने किस तरीके से डेवलपमेंट की, क्योंकि अभी तो ये विकसित हो रहे थे, इंसान ही विकसित हो रहे थे। अब
इंसानों के रहन सहन में कैसे विकास हुआ और आज के आधुनिक मानव तक ये हम पहुंचे। तो यहाँ से शुरुआत होता है पाषाण काल की। और पाषाण काल को भी हम 3 या 4 भागों में बांटते हैं। इसमें सबसे 3 इंपॉर्टेंट भाग हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए, और इसके बाद एक चौथा काल आता है ताम्रपाषाण काल। वो ताम्रपाषाण काल तांबे से जुड़ा हुआ है, जिस युग में हमने तांबे की खोज की और हम आधुनिक बने। तांबे का मतलब मॉडर्न युग में आए, क्योंकि हमें धातुओं के ज्ञान की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले 3 चरण है हमारे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल लगभग 2 मिलियन साल पहले से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ से हमारा ईसा पूर्व और ईसवी का हम प्रयोग शुरू करेंगे। तो ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले तक जो इंसान थे वो पुरापाषाण काल के अंदर आएंगे। 10,000 से लेके 8,000 साल ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल कैसा था। 8,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल कैसा था, हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के जो इंसान हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, वो सबसे पुराने लोग हैं। यानी इसके अंदर होमोसेपियन से हमारे विकसित मनुष्य बनने तक का भी सफर है, और फिर विकसित मनुष्य के तौर पर प्राथमिक जो हमने विकास कार्य किए उनका भी सफर आता है। ठीक है, अब पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांट सकते हैं हम। एक लोअर, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा अपर पाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल भी कितने भागों में बट गए, 3 भागों में बट गए। ओके, तो जो पुरापाषाण काल जो है, जिसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोअर पोषण, जो माना जाता है 6 लाख से 15 लाख ईस्वी के अंदर जो हमारे मनुष्य जाति, मानव जाति का विकास हो रहा था, वो पुरापाषाण काल के अंदर कितने सन में हो रहा था, 6 से लेके 15 लाख ईस्वी के बीच। ठीक है, और इसके सबसे ज्यादा अवशेष, पुराने अवशेष जो है वो अफ्रीका में मिलते हैं 20 लाख, और सबसे नए अवशेष जो है वो मिलते हैं 6 लाख साल पहले के, वो भारत में है। ओके, और ये भारत में भी कहाँ कहाँ हमको मिले हैं ये भी मैं बता देता हूँ। सब भारत में महाराष्ट्र के बोरी में और कश्मीर और थार रेगिस्तान में इनके कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके, और इसके अंदर जो पुरापाषाण काल में जो मनुष्य थे वो किस तरीके के औजार प्रयोग करते ये भी जानना जरूरी। कुल्हाड़ी, पत्थरों से बनी जो कुल्हाड़ी होती थी, चाकू, ये सारे चाकू भी पत्थर से ही बने थे। पत्थर से बने गढ़ से चाकू और कुल्हाड़ी का यूज करके शिकार करते थे। हाथी, शेर, ऐसे ऐसे जानवरों का शिकार करते थे। ओके, और हथियार में आपको कुल्हाड़ी थी, गढ़ से थे और चाकू थे। और ये सारे हथियार किन चीजों से बन रहे हैं, ये सारे हथियार बन रहे हैं पत्थरों से, चट्टानों के टूटे हुए पत्थरों से ये बनाते हैं। ठीक है, और इनके जो मुख्य अवशेष मैंने बताया, महाराष्ट्र के बोरी में भी है, कश्मीर के थार रेगिस्तान में भी है, और मध्य पुरापाषाण काल के जो अवशेष है वो राजस्थान के दिदवाना में मिले हैं। चिरका और निवेशा के, महाराष्ट्र के चिरका निवेशा शहर है, वहां पर भी इसके अवशेष मिलते हैं मध्य पुरापाषाण काल के। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष अभी तक मिले हैं वो मिले हैं भोपाल के भीमबेटका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है कि जो अवशेष हैं पुरापाषाण काल के सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं, तो भोपाल के भीमबेटका की गुफाएं हैं। एक भीमबेटका गुफाएं हैं भोपाल में, वहां पर इनके बहुत अधिक अवशेष मिले, इनके हथियार भी मिले, इनके यूज किए जाने वाले, वहां पर इनकी जीवाश्म भी मिले हैं। ओके, तो ये भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कश्मीर, थार रेगिस्तान तक इनके अवशेष फैले हुए हैं पूरी तरीके से। तो और पुरापाषाण काल 3 भागों में बट गया है। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक चलता है। ओके, मध्य पाषाण काल के अंदर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो मानवों प्रजातियां थी उन्हें जलवायु का ज्ञान होना शुरू हो गया था। मतलब किस तरीके में गर्मी, बरसात, इन मौसमों के अनुकूल
वो अब परिवर्तन हो जाते थे, अपने शहर भी बदल लेते थे। जैसे बारिश वाले में उन्हें प्रॉब्लम हो रही रहने में, तो वो चीज़ों को समझने लगे थे कि अब इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। ओके, ये अब इस मध्य पाषाण काल में जो लोग थे उन्होंने शिकार करना शुरू किया, मछली पकड़ना शुरू किया, भोजन एकत्र करके रखते थे, मतलब सेविंग भी करते थे वो इस वक्त तक वो भोजन की, कि आगे चल के हमें कभी शिकार नहीं मिला, मछलियाँ मिलना बंद हो गई, तो वो लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए वो भोजन को सिक्योर भी रखते थे आगे के लिए। और पशुपालन भी करते थे, मतलब हर जानवर का शिकार नहीं करना है, कुछ जानवरों को पालना भी है, इस चीज के उनको ज्ञान हो गया था। और बात किया जाए अवशेष की, भारत में इनके कहाँ कहाँ अवशेष मिलते हैं मध्यपाषाण काल के, तो ये मिलते हैं राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पूर्वी भारत, कृष्णा नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, कृष्णा नदी के किनारों में भी इनके अवशेष मिलते हैं। मतलब एक किस नदी के किनारे रहते थे, एक कृष्णा नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि ये मछलियों को भी पकड़ते थे, तो जाहिर सी बात है ये लोग क्या करेंगे, नदियों के किनारे रहेंगे जहाँ पे इन्हें मछलियाँ मिल सके, तो ये मछलियों का शिकार तो इसी चीज से समझ आता है। पशुपालन के जो प्रमाण है कि ये पशु भी पालते थे, इसका प्रमाण मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ऐसे कई अवशेष मिले जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये क्या करते थे, पशुपालन करते थे। आदमगढ़ में इनके ऐसे चित्रित गुफाओं के अंदर चित्र बनाते थे, जिससे समझ आता था कि ये पशुपालन भी करते थे। और राजस्थान के बागौर में भी इसके कई अवशेष हैं जो आपको मिलेंगे, जिससे प्रमाणित होता है कि ये शिकार करते थे और साथ ही पशुओं को पालते भी थे। ओके, तो यहाँ मध्यपाषाण काल की आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझ आई। तो और जो एक्स्ट्रा है वो भी यहाँ है। और फिर आता है नवपाषाण काल, आधुनिक मनुष्यों का सबसे प्राथमिक और आज की वक्त की शुरुआत जहाँ से होती है, वो नवपाषाण काल यहाँ से सबसे विकसित है, और नई नई चीजों की शुरुआत जो है वो हुई। और सबसे चीज जो हमें प्रमाणित मिलता है कि हम आधुनिक नवपाषाण काल के बारे में, जीवन जो मनुष्यों का जीवन था उस वक्त, उसको समझ पाते हैं, तो वो हम समझ पाते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ भारत की एक शहर है, उस शहर की बसावट से। मेहरगढ़ विंध्याचल का उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। वहां पर जो 5000 साल ईसा पूर्व के जो अवशेष मिले, उनसे समझ आता है कि वो किस तरीके से रहते थे। और इसी के जो कई अवशेष मिले, इसमें कईयों चीज मिलते हैं। जैसे मेहरगढ़ में एक हक्शा नदी है, उसके किनारे पर लगभग सूखी हुई घाटियां हैं उसकी, उसमें लगभग 47 बस्तियां मिली, किसकी, नवपाषाण काल के लोगों की, कि यहाँ वो लोग कैसे रहते थे, बस्तियों में तौर पे रहते थे। अब यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ओके, फिर यहाँ पर पशुपालन, शिकार के अतिरिक्त अब वो लोग कृषि के भी में भी मददगार हो गए थे, मतलब उन्होंने कृषि भी शुरू की। और ये लोगों के सब कहाँ कहाँ बसते थे, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इंडस नदी, यानी जो सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर पाकिस्तान में भी इसके कई अवशेष हैं। और यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि इन्होंने कृषि की भी शुरुआत की थी, तो ये कृषि में भी गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू कर चुके थे। इन्होंने कृषि में गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, दाल और ऐसी चीजों का क्या किया, निर्माण किया, इकट्ठा होके रहने लगे। और यहाँ पे इन्होंने मिट्टी जो थी उसके प्रयोग करना भी शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाना। जैसे 4500 साल पुराने इनके जो अवशेष मिलते हैं मेहरगढ़ में, वो बर्तनों के अवशेष भी मिलते हैं, कि मिट्टी के अवशेष भी मिलते हैं। तो यहाँ मतलब लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिए थे। भंडार गृहों का निर्माण कर लिया था, मिट्टी से इन्होंने भंडार गृह बना लिए थे कि आगे के जाके भोजन जहाँ पे सुरक्षित करके ये लोग रख सके, तो ऐसी चीजें भी ये लोग बनाते थे। और भेड़ और बकरियों का पालन इन्होंने बहुत आधुनिक तौर पर शुरू किया, अनाज का उत्पादन भी शुरू किया। तो ये ईंटों का प्रयोग, मिट्टी से ईंट भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे, और उससे भंडार गृहों का भी क्या कर लेते थे, निर्माण कर लेते थे। इन्होंने हथियारों के तौर पर कुल्हाड़ी का प्रयोग शुरू किया। इनके पास चाकू, धारदार चाकू आ चुके थे, मतलब जो पहले पुराने चाकू थे तो वो सीधे नुकीलेदार जो पत्थर होते थे उनको ही उठा के वो हथियार के तौर पर यूज कर लेते थे। लेकिन अब उन्होंने उन हथियारों को और पहना सुनना शुरू कर दिया, उन्हें और आधुनिक बनाना शुरू कर दिया। और ये हथियार भी कई तरीके के आते थे, आयताकार कुल्हाड़ी आयताकार बना के थे,
फावड़े के तौर पर उसका प्रयोग कर लेते थे, ठीक है। और कई तरह की कुल्हाड़ी इन्होंने बनाई, अंडाकार कुल्हाड़ी बनाई और आयताकार कुल्हाड़ी बनाई, चौरस फावड़े बनाए। तो ऐसे इन्होंने अपने हथियार को भी विकसित किया और खुद को भी विकसित किया। साथ ही साथ इन्होंने हथियार में न केवल पत्थर के, अब ये लोग हड्डी धातु इनके भी हथियारों का प्रयोग करते थे। और फिर धीरे धीरे जब इन्होंने तांबे की खोज की और तांबे का भी प्रयोग अपने हथियार में तौर पर करना शुरू कर दिया कि अब ये लोग तांबे का भी यूज करेंगे, तब वहां पर शुरू होती है ताम्र युग की, किसकी, ताम्र पाषाण काल युग की शुरुआत हो जाती है, जब यहाँ तांबे का उन्होंने खोज की। और जो पहिए की खोज है वो भी नव पाषाण काल में हुई है, ओके। और नवपाषाण काल में किसकी खोज की, तांबे की और आधुनिक हथियारों की खोज की। अब जैसे ही ये लोग तांबे की खोज करते हैं तो वहां से शुरू हो जाता है हमारा नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल की जो बसावट यानी उनके रहन सहन का हमें पता चलता है, जो अवशेष हमें अभी तक मिले हैं वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हमें मिले। उसके दो मुख्य शहर जो हैं वहां पे हमें जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं अहर और कुलिंद। ये दो शहर है, वहां पर ये अवशेष मिलते हैं और इन्हें वहां पर हमें प्राप्त होती, तांबे से हमें पता चलता है उनके जो प्रयोग की चीजें थी उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो तांबे का यूज करते थे 1200 से लेके 1500 ईसा पूर्व में। मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मिले, मालवा क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जो क्षेत्र है वहां पे, पुणे में भी इनके कई अवशेष मिलते हैं। अहमदनगर में कुछ मुख्य जो जगहें हैं उसमें जैसे कि जोरवे, नेवासा और दायमाबाद है। पुणे के सोनगांव और इनाम गांव है, वहां पर मुख्य तौर पे अवशेष मिलते हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी यानी साउथ के तरफ हम दक्षिण पूर्व की बात करते हैं जिसमें पश्चिम बंगाल आ जाता है, तो पश्चिम बंगाल के भी वीरभूमि, बर्धमान, राजलदिब्बी जैसे जो जिले हैं वहां पे भी तांबे के कई स्रोत मिलते हैं। और ऐसे पता चलता है कि ये लोग तांबे का प्रयोग उस सन में शुरू कर चुके थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भी इनके अवशेष हैं और बिहार में भी कई अवशेष हैं। ये लोग अब तांबे के हथियार बनाते थे, यहाँ तक कि इन्होंने ये भी ज्ञान कर लिया था कि तांबों को गलाना कैसे है और उसके बहुलता यानी तांबे से अन्य धातुओं बनाना, उसके टुकड़े करना, ब्लेड बनाना, छोटे छोटे छेनी बर्तन तक बनाना शुरू कर दिए थे। और इसका प्रयोग वो किस में करते थे, हिरणों के शिकार जैसी चीजों में करते थे। तो यहाँ पे मानव पूरी तरीके से ताम्र युग तक आते आते मानव पूरी तरीके से विकसित हो जाता है और अपनी चीजें करता है। अब देखिए, जो एक पुरानी संस्कृतियों की हम जब बात करते हैं तो जो यहाँ से सभ्यताओं की शुरुआत होती है। सभ्यताएं यानी बसावट, अब जब लोग इतने तरीके से विकसित हो गए हैं, वो आदि मानव से अब पूर्ण रूप से मनुष्य बन चुके हैं, उनके पास ज्ञान है, आग, पत्थर, भोजन, इन सभी चीज़ों का ज्ञान है कि उन्हें रहना कैसे है, शिल्प कला, कलाओं की शुरुआत हो गई। तो यहाँ से शुरू होती है सभ्यताओं की शुरुआत, समाज की शुरुआत। तो सबसे पुरानी जो सभ्यताओं की बात करते हैं तो उसमें कई सभ्यताएं हमारे देश में विश्व में खोजी गई हैं। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ऐसी कई सभ्यता खोजी गई। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई। इस वीडियो में मैं आपको विदेशी सभ्यताओं के बारे में आसानी भाषा में बता देता हूँ और इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता। तो जो सभ्यता के खोज है किस इलाके में मिलते हैं हमको, ईरान और इराक के इलाके में। ये ईरान की साइड जो सभ्यता थी, खाड़ी देशों के साइड, उस देशों की सभ्यता है। और ये सभ्यता काफी हद तक मैच खाती है सिंधु घाटी सभ्यता से और इनके कई संबंध मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए। ये काफी समृद्ध सभ्यता थी। सभ्यताओं, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता इससे भी ज्यादा विकसित है, लेकिन मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता की बराबर ही विकसित थी। और इनकी जो भाषा जो प्रयोग करते थे उसे सुमेरियन भाषा बोलते थे। ये लोग शिल्प कला, व्यापार, सांस्कृतिक विकास से जुड़े हुए थे और इन लोगों को गणित, विज्ञान, साहित्य, इन चीजों का भी ज्ञान हो चुका था, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी सबसे
ज़्यादा चर्चा करने वाली सभ्यताएं हैं उसमें मिस्र की सभ्यताएं भी हैं। और जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। उस नदी के किनारे जो मिस्र से होकर गुजरती है, तो मिस्र के किनारे जो बसी हुई सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता कहलाई। मिस्र की सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता नहीं है जितनी विकसित मेसोपोटामिया और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो लगभग 4000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ओके। और इसके अलावा एक और सभ्यता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जो है पीली नदी है, वहां पर इसका उद्गम होता है चीनी सभ्यता का। माँ नदी भी इसको कहते हैं। और इस चीनी सभ्यता के अंदर कई चीजें आती हैं। ठीक है। तो ये लोग भी इतने विकसित नहीं थे। पर्यावरण के अस्तित्व सुरक्षा के लिए मानवीय जरूरतों की प्रक्रियाओं में विकसित हो चुके थे और सोसाइटी बनाकर रहते थे। गांवों का निर्माण किया चीनी सभ्यता के अंदर, और शहर गांव ये लोग इकट्ठे होकर रहने शुरू कर चुके थे। लेकिन जब बात की जाती है विकसित सभ्यताओं के अंदर, तो वो आती है सबसे विकसित में सिंधु घाटी, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो कई चीजें मेसोपोटामिया सभ्यता की भी उसमें आएंगी, तो उससे वो कई चीजें जुड़ जाएंगी। और लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी सभ्यता इराक में मिलती है और किस नदियों के किनारे हैं? टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां हैं, उनके बीच में इस सभ्यता का विकास होता है। इन लोगों को गणित, खगोल विज्ञान, साहित्यिक क्षेत्र के बारे में ज्ञान था, और इनके जो खगोलीय भाषा का ये प्रयोग किए करते थे। इन्होंने जो चित्रकारी गुफाओं के अपने अंदर बनाई, उस भाषा को ये लोगों ने नाम दिया है, हमने हिस्टोरियंस ने, सुमेरियन भाषा। ठीक है। ये लोग काफ़ी विकसित थे। सोसाइटी के साथ साथ व्यापार, शिल्पकला, सांस्कृतिक विकास में इनका बहुत हाथ था। और व्यापार की बात की जाए तो व्यापारी तौर पर इनके रिश्ते सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ भी थे। ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपको मानव प्रजाति की शुरुआत से लेकर सभ्यता निर्माण तक बताया। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे सिंधु घाटी